नमस्कार। आज की चर्चा एक बड़े ही अजीब विरोधाभास से शुरू करते हैं। सोचिए, जो इंसान ओशो को अमेरिका ले जाने का मतलब मुख्य सूत्रधार था, वही बाद में किसी न किसी तरह उनके अमेरिका से जाने और यहां तक कि उनके जेल जाने के पूरे घटनाक्रम से जुड़ गया। कितना अजीब है ना? हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो बात है 1980 के दशक की शुरुआत की। ओशो ने भारत छोड़ा। सपना बड़ा था अमेरिका में एक विशाल शांत कम्यून बनाना, जहां उनके अनुयायी बिना किसी बाहरी दखल के अपनी साधना कर सकें। एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। बिल्कुल। तो आज हम इसी अमेरिकी अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आध्यात्मिकता, महत्वाकांक्षाएं और बाहरी दुनिया के टकराव सब आपस में उलझ गए। खासकर उस एक खास शख्सियत के नजरिए से देखेंगे जो इस पूरी कहानी के कह सकते हैं केंद्र में थी। आप माँ आनंद शीला की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, माँ आनंद शीला। वो सिर्फ ओशो की निजी सचिव नहीं थी, बल्कि ओरेगन में जो रजनीशपुरम शहर बसाया गया, उसकी मुख्य कर्ता धर्ता, मैनेजर, सब कुछ वही थी। उनकी भूमिका तो शुरू से ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ बिल्कुल। पता चलता है कि शीला ने ही अमेरिका में वो हजारों एकड़ जमीन खरीदी, वो भी बिल्कुल बंजर जमीन थी। हाँ, रेगिस्तान जैसा इलाका था वो। और उस पर रजनीशपुरम नाम का पूरा शहर खड़ा कर दिया। एयरपोर्ट, डैम, घर, सब कुछ। ओशो के लिए भी काफी आलीशान इंतजाम किए गए थे। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, ओशो के विजन को जमीन पर उतारने जैसा। सही कहा। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा होने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि रजनीशपुरम का जिस तेजी से विस्तार हो रहा था और उनका जो रहन सहन का तरीका था, वो थोड़ा गैर पारंपरिक था। तो ये बातें स्थानीय लोगों को और वहाँ की ओरेगन सरकार को क्या कहते हैं, खटकने लगी। अच्छा। सांस्कृतिक टकराव, राजनीतिक टकराव, ये सब बढ़ने लगे। और मीडिया में भी, जैसा कि हम जानते हैं, रजनीशपुरम की छवि लगातार नेगेटिव होती जा रही थी। और शीला के मैनेजमेंट स्टाइल पर भी सवाल उठ रहे थे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो काफी अधिकारवादी थी, अपने फैसलों में चीजें अपने तरीके से करती थी। और ये टकराव सिर्फ बातों तक ही नहीं रुके ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1984 में एक बहुत गंभीर घटना हुई। आप वो सैल्मोनेला वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, वही। जब स्थानीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा आरोप लगा कि कम्यून के कुछ लोगों ने वहां के रेस्टोरेंट्स में सैल्मोनेला बैक्टीरिया फैला दिया। ओह, इससे तो काफी लोग बीमार हुए थे शायद। हाँ, 700 से ज्यादा लोग। इसे एक तरह का जैविक हमला माना गया और इसने पूरे मामले को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। ये तो बहुत सीरियस बात हो गई। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने कम्यून और स्थानीय प्रशासन के बीच जो खाई थी, उसे और भी चौड़ा कर दिया। जो पहले शायद सिर्फ जमीन या नियमों को लेकर विवाद थे, वो अब गंभीर क्रिमिनल चार्जेस में बदल गए। और इसके बाद तो फेडरल अधिकारियों की जांच कम्यून पर और खासकर शीला के मैनेजमेंट पर बहुत तेज हो गई। और फिर यहाँ से चीजें सीधे ओशो तक पहुंचने लगी है ना? हाँ, भले ओशो सार्वजनिक तौर पर इन विवादों से खुद को दूर रखते थे, पर कानूनी शिकंजा तो कसता जा रहा था। और फिर आया अक्टूबर 1985। ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। वो शायद नॉर्थ कैरोलिना से देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक प्राइवेट प्लेन में। जी, उन पर मुख्य आरोप था इमिग्रेशन फ्रॉड का। इमिग्रेशन फ्रॉड मतलब ये कि अनुयायियों के लिए गैर कानूनी तरीके से वीजा का इंतजाम करना, झूठी शादियां करवाना, इस तरह के आरोप थे। गिरफ्तारी काफी नाटकीय ढंग से हुई थी। लेकिन ओशो का इस पर क्या कहना था? उनका पक्ष क्या था? कि उन्हें एक बड़ी राजनीतिक साजिश में फंसाया जा रहा है। अच्छा, साजिश? हाँ, उनका तर्क था कि अमेरिकी सिस्टम, वहाँ की व्यवस्था, उनके विचारों को, उनके समुदाय की जीवन शैली को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि विचारधाराओं का टकराव था। ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। और इसी सब उथल-पुथल के बीच ओशो की गिरफ्तारी से कुछ पहले ही शीला का क्या हुआ? वो तो कम्यून छोड़कर चली गई थी। हाँ, शीला अचानक रजनीशपुरम छोड़कर यूरोप चली गईं और बाद में उन पर रजनीशपुरम में हुए अपराधों के लिए, जिसमें वो सैल्मोनेला हमला भी शामिल था, जर्मनी में केस चला। फिर उन्हें अमेरिका लाया गया और यहाँ उन्हें सजा भी हुई। तो ओशो और शीला के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए थे। तो अंत में ओशो का क्या हुआ? ओशो ने इमिग्रेशन के आरोपों में एक खास तरह की प्ली, एल्फर्ड प्ली, दाखिल की। एल्फ्रेड प्ली, ये क्या होती है?
इसका मतलब होता है कि आप खुद को निर्दोष मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि सरकार के पास आपको दोषी साबित करने के लिए काफी सबूत है। इस प्ली के तहत उन्हें सजा के तौर पर देश छोड़ने को कहा गया। तो भारत वापस आ गए? हाँ, वो भारत लौट आए, लेकिन उनका वो अमेरिकी अध्याय, रजनीशपुरम का वो बड़ा सपना, वो हमेशा के लिए विवादों और कानूनी लड़ाइयों में उलझकर रह गया, अधूरे सवालों के साथ। ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य भी दुनियावी राजनीति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और मानवीय कमजोरियों के जाल में फंस सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रजनीशपुरम का सपना शुरू तो बड़े ऊंचे आदर्शों से हुआ, लेकिन उसका अंत काफी जटिल और विवादास्पद रहा। ये आध्यात्मिकता, ताकत, इंसानी फितरत और बाहरी दुनिया के दबावों के बीच एक असाधारण कश्मकश की कहानी है। हाँ, और इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक जरूरी सवाल मन में आता है। क्या? कि किसी भी आध्यात्मिक आंदोलन या समुदाय में उसके अनुयायियों के काम, खासकर जो नेतृत्व में है, उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनके फैसले, वो उस आंदोलन के मूल सिद्धांतों या गुरु की शिक्षाओं की दिशा और उसकी छवि को कितना बदल सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।